हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं साइकोलॉजी के। और होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ हिंदी में समझाऊंगी और हिंदी में ही इसको रीड करूँगी और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे है, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हो। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं सैम पित्रोदा। ठीक है, तो ये हमारे कौन है इसके अध्यक्ष? सैम पित्रोदा। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसका आंसर है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है, शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्यायशीलता पर जोर दिया जाता है जिसका कारण नहीं है। ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा है। देखो, पहले क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच, जो एजुकेशन है और जो सोसाइटी है, उसमें अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्यायशीलता मतलब हो जाता है कि डिपेंडेंसी। ठीक है, देखो यहाँ पे इंग्लिश में जो इसके लिए वर्ड है वो है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, कि हम आत्म एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको कहते हैं हम अन्याय श्रेयता। ये प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ मैं ठीक से, जो भी है। ठीक है, तो इसमें यही है कि शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की जो वो होती है, परस्पर जो पाई जाती है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, पर बहुत जोर दिया जाता है। ठीक है, तो जिसका कारण नहीं है, तो देखो कारण क्या नहीं है हमें, देखो ये पेपर में हमेशा ध्यान रखना, नहीं एक बार एक सर्कल लगा देना सॉल्व करने से पहले। तो देखो, मनुष्य की सामाजिक प्रकृति है, तो ये है कि वो हाँ डिपेंड रहता है। शिक्षा की सामाजिक प्रकृति है, तो ये भी हो सकता है कि हाँ शिक्षा की सामाजिक प्रकृति है। थर्ड है, शिक्षा मामलों में सरकार की भूमिका में नाटकीय परिवर्तन, इसका डाउट है। उसके बाद छात्रों की बढ़ती संख्या, बढ़ती वित्तीय सहायता की आवश्यकता, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है, होप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप। देखो, शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों जो हमारे, देखो सिंपल है, जो एजुकेशन है और जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरीके से वो मतलब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर मतलब शिक्षा के बिना समाज नहीं चलेगा और समाज के बिना शिक्षा नहीं चलेगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इस पे बहुत फोकस किया जाता है कि हाँ शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा अधूरी है। तो इस क्यों ऐसा बोला जाता है, उन्होंने ये पूछा है। ठीक है, क्यों बोला जाता है। अब इन्होंने नहीं पूछा है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम ये नहीं मान सकते। देखो, अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मनुष्य की सामाजिक प्रकृति। देखो, एक इंसान होता है, वो डिपेंडेंट होता है। देखो, हर इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी काम के लिए ज़रूरत होती है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा की सामाजिक। देखो, एजुकेशन है, आप बिना उसको वो किए नहीं हो सकते, हमें एजुकेशन में भी हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थर्ड है, शिक्षा मामलों में सरकार की भूमिका में नाटकीय परिवर्तन। इसका एक बार इंग्लिश में लिख लेते हैं कि ड्रामेटिक चेंजेस इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन मैटर्स। कि जो गवर्नमेंट होती है, जो शिक्षा के मामले होते हैं उसमें उसकी नाटकीय परिवर्तन होता है। मतलब वो चेंजेस करती है। तो मुझे लग रहा है शायद ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा, सॉरी। क्योंकि डी वाला, देखो छात्रों की आए दिन संख्या बढ़ रही है और हमें हमेशा वित्तीय सहायता की, जो फाइनेंशियली हमें सहायता चाहिए होती है, तो जिसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो समाज के ऊपर डिपेंड रहता है एक तरीके से। तो आई थिंक इसका सी ही होगा आंसर, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आपको इसका कोई और आंसर है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लर्नर। तो इस क्वेश्चन में मुझे बस ये डाउट है बस। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा बीच में, उसका भी मुझे डाउट है। तो प्लीज़ ये दोनों क्वेश्चंस में जिनको श्योरिटी हो आंसर की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट जहाँ तक है तो इसका ऑप्शन सी ही होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है,
भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर देती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ए, शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 95। SUPW, ठीक है, जो सूपा है, सूपा से पढ़ाई होगा बहुत लोगों ने, सूपा द्वारा स्पष्ट की गई थी, स्पष्ट, ठीक है, तो किसके द्वारा ये मतलब बनाई गई थी एक तरीके से, या इनोग्रेट की गई थी। तो ये जो की गई थी, ये की गई थी हमारी ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति द्वारा। और सूपा की फुल फॉर्म क्या होती है? सूपा की फुल फॉर्म होती है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, सोशली यूजफुल प्रोडक्शन वर्क। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा काम जो ऐसा जो हम उत्पादन करें जो समाज के लिए यूजफुल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, भारतीय शिक्षा के लिए आज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो क्या हो सकती है भारतीय शिक्षा के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो जनता की गरीबी और शिक्षा की उच्च लागत, ये दोनों ही ऑप्शंस में मुझे डाउट है, बट मैंने इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो मुझे इसका आंसर यही मिला है कि शिक्षा की जो उच्च लागत है वो एक तरीके से हमारी जो एजुकेशन है इस टाइम इंडिया में, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विद रीज़न कि क्यों ऐसा होना चाहिए, बट जहाँ तक है तो वो बी होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ देखो मुझे भी डाउट होता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ अगर किसी को भी आंसर्स पता होते हैं तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है, इन्होंने पूछा है जो SSC है, जिसे हम राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम भी कहते हैं, तो इसका मेन जो पर्पज़ है वो क्या है? तो इसका जो मेन पर्पस है वो है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए अनिवार्य रूप से। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 98। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए पुनर्चर्या पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है, जो न्यूपा है उसका संबंध किससे है? ठीक है, तो जो हमारा न्यूपा है उसका संबंध है हमारा एजुकेशन प्लानिंग से। ठीक है, शैक्षिक योजना से। अभी न्यूपा की फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको पता होनी चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, देखो ये सबको पता ही होगा, जो स्पेशल एजुकेशन के कोर्स होते हैं उनके लिए ना एक MOU साइन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो MOU किन दो मतलब ये लगा लीजिए संस्थानों के बीच में साइन होता है, तो सबको पता ही होगा। तो उसका जो आंसर है वो है NCD, एक मिनट इंग्लिश में देखना पड़ेगा इसको थोड़ा, हाँ ये रहा, तो NCTE और नहीं 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 ये भी गलत है, सॉरी, RCI एंड NCTE। ठीक है, तो अभी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे RCI की फुल फॉर्म एंड NCTE की फुल फॉर्म। ठीक है, और ये जो फुल फॉर्म वगैरह का है इसको थोड़ा प्लीज़ कोशिश कीजिए इंग्लिश में याद रखने की, जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गई हिंदी में, तो ये चीज़ें अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, याद हो जाता है, और आप ऐसे अल्फ़ाबेट से पहचान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जबकि हिंदी में मुझे लगता है कि दिक्कत आ सकती है। तो RCI एंड जो NCT है, ये इन दोनों का MOU साइन होता है, जिससे जो आप स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करते हैं वो ये लोग मतलब वो करते हैं, उसको एक तरीके से अप्रूवल देते हैं, तो इनके बीच एक MOU साइन होता है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है,
निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर है वो है पंडिता रमाबाई। और कब की थी ये मैं आपको बता देती हूँ। तो 1882 में इसकी स्थापना की थी। और ये जो हमारा जो ये समाज था, आर्य समाज जो इन्होंने बनाया था, तो इसका उद्देश्य था कि महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह से उत्पीड़न मुक्ति को बढ़ावा देना। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था। इन्होंने नहीं पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, बरिंद्र कुमार घोष की अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है, निम्न में से किसने समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार लाने की सिफारिश की थी? ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा यशपाल समिति। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, NEP 2020 ने किसे रिमूव किया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब थोड़ा सा 1 मिनट NEP के बारे में जान लीजिए। जो NEP 2020 है वो हमारी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कब हुई थी ये? जो 29 जुलाई 2020। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में पूर्ण साक्षर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें इन्होंने पूछा है कि भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त नहीं हो पाने का मुख्य कारण क्या है? देखो, कारण तो वैसे ये चारों हैं, लेकिन अगर मुख्य की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है, इन्होंने RPWD 2016 जो हमारा एक्ट आया था उसकी इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है। तो उसकी फुल फॉर्म है, वही मैंने फुल फॉर्म का बोला, अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है। और एक्ट 2016। ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, प्रोफेशनल्स तो होगा नहीं, यहाँ पे ये दोनों गलत है। ठीक है। डिफॉर्मेलिटीज़ और ये, ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 107, NEP 2020 में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, CWSN की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है पेपर में। तो सी, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। ठीक है। एक ऐसा बच्चा जो स्पेशल नीड्स, उसको कुछ स्पेशल केयर की आवश्यकता है। तो हमारा जो CWSN है उसकी फुल फॉर्म होगी चाइल्ड विद स्पेशल नीड। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो हमारा है कि NEP में जो 2020 अभी रिसेंट अभी आई थी 2 साल पहले, तो उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक वर्ड यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। तो वो वर्ड कौन सा है, वो शब्द कौन सा है? तो वो है दिव्यांग बालक। क्वेश्चन नंबर 108 है, बेसिक शिक्षा सबको पता ही होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई है। और जो हमारा NCERT हमारा 1961 में बना था। मैं पहले भी करवा चुकी हूँ ये। ठीक है। तो नेशनल, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है आपको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 110, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। GDP के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो कोठारी आयोग 1966 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं हम लोग। यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको चाहिए, तो आप लोग देखो, बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। हमें सब बच्चों को साथ लेके चलना है। अपने शिक्षण की गति तेज़ रखें ताकि बच्चों की समझ का स्तर बढ़ सके। ये डाउट है, ये भी डाउट है। शिक्षण धीरे भी नहीं कर सकते। मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। तो इसका ऑप्शन यही है कि देखो, अगर आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे कमज़ोर हैं
ठीक है, आपको लगता है कि ज़्यादातर बच्चे कमज़ोर हैं, तो बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। उसके बाद सेकंड है, अपने शिक्षण की गति तेज़ रखें ताकि छात्रों की समझ, तो ये तो गलत हो गया। तो कैसे तेज़ रख लेंगे जब बच्चे ही कमज़ोर है तो, ठीक है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कट हो गया। तीसरा है, अपने शिक्षण को धीमा रखें, और चौथा है, मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ-साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी आंसर होगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपकी क्लास में, आप उनको कुछ अलग काम दे के, कुछ डिफरेंट काम दे के, और उनको बीच-बीच में गाइड भी करते रहिए, और साथ-साथ अपना जो जो टीचिंग है आपकी उसको धीमा रखिए, ठीक है? ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं आप